हेलो साथियों, तो आप सभी के बीच में मैं बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आ चुका हूं और मैं आप सभी को अभी बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये दो प्रश्न आपको पूरे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में दो प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कि आपको हिला के रख देगा। जी हाँ फ्रेंड, मैं सही बता रहा हूं, दो ऐसा प्रश्न है जो कि आपको हिला के रख देगा। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि वो अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत लेंदी है। तो इसको जो है याद करने के लिए आपको जो है अलग अलग पार्ट में बांटना होगा। अगर अलग अलग पार्ट को नहीं बांटते हैं, नहीं समझते हैं, तो समझिए ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दोनों में से हर एक बार जो है एक ना एक पूछता ही है, 15 नंबर में, 10 नंबर में। तो इतना ज़्यादा हिट क्वेश्चन है ये, बार बार दोनों या तो दोनों पूछ देता है कभी कभी, या ये दोनों में से कोई एक जो है पूछता ही पूछता है। क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक है आपका सिजोफ्रेनिया, एक आता है सिजोफ्रेनिया और एक क्वेश्चन है ईसीटी। तो ईसीटी तो एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसको याद करना आसान है, भले ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ईसीटी आसान है याद करना। बट सिजोफ्रेनिया जो है यह एक मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक समस्या है, तो इसको जो है याद करना भी आसान है, बट इसमें ध्यान रखेंगे तो याद होगा। देखिए आज जो हम प्रश्न देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सिजोफ्रेनिया के बारे में देखेंगे कि सिजोफ्रेनिया यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विखंडित मानसिकता। मतलब ये होता क्या है सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, अगर किसी को सिजोफ्रेनिया होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, ये चीज़ देखेंगे। और सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा इसको देखेंगे। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसके लक्षण लिखे, चिन्ह लिखे और इसका नर्सिंग देखभाल लिखे, तो ये क्वेश्चन एक बन जाएगा आपका। या आपसे ये पूछ देगा कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, इसके जो है नर्सिंग देखभाल लिखे। तो जो है कारण और प्रकार को आज हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वह अलग क्वेश्चन है, अलग बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो उस जो है कारण किस कारण से होता है और इसका प्रकार क्या है अलग एक दिन देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं सिर्फ कि सिजोफ्रेनिया का नर्सिंग देखभाल, इसमें का लक्षण और चिन्ह और ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, एक और वीडियो इस पर आएगा सिजोफ्रेनिया पर, क्योंकि यह अपने आप में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनता है और बहुत बड़ा है और लेंदी भी है। मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देता हूं, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और एक बार खुद से नहीं पढ़ेंगे, rmnursing.blogspot.com पर जाकर खुद से एक बार नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होने वाला है। और दिक्कत होगा तो समझिए 10 से 15 नंबर आपके हाथ से गया। ठीक है, अगर ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है आपका तो। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम लोग देखेंगे सिजोफ्रेनिया होता क्या है, परिभाषा, सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, सिजोफ्रेनिया का नर्सिंग देखभाल देखेंगे। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया कहा जाए तो मानसिक विखंडता। अब एक चीज़ आपको दिमाग में आता होगा, ये होता क्या है, इसका परिभाषा देख लीजिए। विखंडित मानसिकता, सिजोफ्रेनिया। अब एक लोग आपको दिमाग में ये चीज़ें आता होगा, विखंडित मतलब क्या होता है, विखंडित मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में विभाजित होना। तो उसी प्रकार से जो मन होता है, जो मानसिक है आपका, किसी को अगर सिजोफ्रेनिया होता है तो उसका मन भी जो है खंड खंड में जो है विभक्त हो जाता है, उसके अंदर सोचन शक्ति जो है पैदा करने में अनियमित हो जाता है, वो उसका माइंड जो है टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े में खंडित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर का पावर खत्म हो जाएगा, वो कोई भी चीज़ें है उसको सही से नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ें अगर विखंडित हो जाए, खंडित हो जाए तो, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से यह मानसिक समस्या सिजोफ्रेनिया में अगर किसी को जो यह एक मानसिक रोग होता है, देखिए सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मनोरोग स्थिति है, क्या होता है, यह एक मानसिक रोग स्थिति होता है जिसमें होता यह है कि जिसके कारण सोचने व समझने की शक्ति में अनियमितता तथा मनोप्रेरक गतिविधियों में विकार उत्पन्न हो जाता है, समस्या पैदा हो जाता है। देखिए सिजोफ्रेनिया विखंडित मानसिकता एक ऐसा मानसिक रोग का स्थिति होता है जिसके कारण जो कोई भी व्यक्ति में जब ये होता है तो उसके अंदर सोचन शक्ति में है, समझने में जो है अनियमितता हो जाता है, वो चीज़ें को नहीं सही से समझ पाएगा, ना सोच पाएगा। और उसके अंदर जो मनोप्रेरक जो चीज़ें हैं, जो उसके मन को प्रेरित करता हो कार्य करने के लिए, उस गतिविधि में जो है क्या होता है, निराशाजनक प्रदर्शन होने लगता है। मतलब उसका मन जो है विक्षिप्त हो जाता है, मन उसका जो अंदर से जो प्रेरणा मिलता है काम करने के लिए, जिसके फलस्वरूप लोग काम करता है, तो वो मनोप्रेरक मोटिवेशनल जो चीज़ें है वो समाप्त हो जाता है, उसमें समस्या उत्पन्न हो जाता है। और जिसके कारण मनुष्य में परसेप्शन मतलब अवबोधन और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य के व्यवहार में डिस्टर्ब आता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है और मनुष्य में जो है अवबोधन का क्षमता मतलब किसी भी चीज़ को जो है बोध नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ समझ गए, विखंडित मानसिकता सिजोफ्रेनिया समझ गए। क्या समझे कि सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग का स्थिति होता है जिसके कारण
व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति जो है प्रभावित हो जाता है, अनियमित हो जाता है, और साथ में जो मनोप्रेरक गतिविधि होता है, जो मन को प्रेरित करता है कोई भी काम करने के लिए, रुचि लाता है काम को करने के लिए, उसमें उस गतिविधि में जो है क्या होता है, डिस्टर्बेंस होने लगता है, विकार पैदा हो जाता है, जिसके कारण जो है हम किसी भी चीज़ को जब हमें रुचि नहीं आएगा, हम किसी भी चीज़ को बोध नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, अवबोधन हो जाएगा और व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब हमें सोचन शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा तो व्यवहार में भी परिवर्तन होगा ही होगा। तो विखंडित मानसिकता को समझ गए। चलिए अब ये है, अब देखिए इसका जो है हम लोग को साइन एंड सिम्टम्स पूछा है, तो मानसिक विखंडता के चिन्ह और लक्षण लिखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए मानसिक विकर्ता के चिन्ह व लक्षण निम्नलिखित है। देखिए इसको जो मानसिक विखंडता है इसका चिन्ह और जो लक्षण है निम्नलिखित है। अब इसमें होता यह है कि इसको अलग अलग आधार बना के जो है इसे बांटा गया है। क्या चीज़, इसको अलग अलग आधार बना के बांटा गया है। जैसे आधारभूत लक्षण है, फंडामेंटल सिम्टम्स है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे देखिए, उसके बाद है पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण है, फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक सिम्टम्स है। उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट में है, तीसरा है क्लिनिकल लक्षण है, मीन्स क्लिनिकल फीचर है। उसके बाद आता है डी हो गया। उसके बाद आता है आपका देख सकते हैं ये इतना सारा लक्षण है, मात्र 3 ही आधार पर लक्षण है, क्लिनिकल फीचर है, पहले दूसरे दर्जे का लक्षण है और आधारभूत लक्षण है। ये 3 याद रखना है और इस 3 में जो है अलग अलग टाइप्स दिया हुआ है लक्षण का, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जो है आज हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है आधारभूत लक्षण है। देखिए कोई भी चीज़ का बेसिक पॉइंट जरूर याद रखिएगा। जैसे सिजोफ्रेनिया के लक्षण हम लोग देख रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स, तो इसमें 3 चीज़ें जरूर याद रखिएगा। फंडामेंटल सिम्टम्स मतलब आधारभूत लक्षण, बेसिक जो सिम्टम्स होता है वो है। दूसरा जो लक्षण हम लोग देखे हैं पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण, और तीसरा हम लोग जो देखे हैं वो क्लिनिकल फीचर देखे हैं। तो ये 3 फीचर 3 लक्षण याद रखिएगा और इस तीनों आधारभूत में अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देता है, जिसको अब हम लोग चलते हैं पढ़ने, ठीक है। चलिए बेसिक कम से कम ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि आधारभूत, पहले और दूसरे दर्जे का, और उसके बाद क्लिनिकल फीचर, समझ गए। चलिए अब है आधारभूत लक्षण, फंडामेंटल लक्षण में कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए। ए नंबर में है उभय भाविका, मतलब एम्बी वैलेंस, उभय भाविका। उभय भाविका क्या होता है, एम्बी वैलेंस। देखिए उभय भाविका, एक ही व्यक्ति वस्तु अथवा परिस्थिति के प्रति 2 परस्पर विरोधी भावनाएं, दृष्टिकोण अथवा विश्वासों का पाया जाना। अब देखिए यह लक्षण दिखाई किसी व्यक्ति में देगा मानसिक विखंडता में, तो क्या होता है, उभय भाविका वो होता है कि उभय मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो उसी प्रकार से उभय भाविका एम्बिवैलेंस का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति में वस्तु अथवा परिस्थिति के प्रति 2 परस्पर विरोधी भावनाएं, दृष्टिकोण अथवा विश्वासों पाया जाना। मानिए कोई व्यक्ति है, उसके अंदर किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए या किसी सिचुएशन के लिए जो है एक ही टाइम में एक ही चीज़ों के लिए जो है 2 प्रकार की भावना उत्पन्न हो रहा है। दोनों भावना जो है विरोधी है, अगेंस्ट वाला है, और जिसके अंदर विश्वासों का पाया जाता है कि ये जो है विरोधी भावनाओं का विश्वास होता है। चीज़ें समझ गए। उभय भाविका लक्षण ये सब आधारभूत लक्षण है कि एक ही व्यक्ति में किसी वस्तु या किसी परिस्थिति के लिए 2 तरह के विरोधी भावना का उत्पन्न होना ही उभय भाविका कहलाता है, समझ गए। एम्बिवैलेंस कहलाता है। ये चीज़ें हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए पॉइंट जरूर याद रखिएगा, पॉइंट नहीं याद रखिएगा फिर दिक्कत होगा। एक बार मैं ये भी कर रहा हूँ कि वीडियो देखिएगा, उसके बाद एक बार जाके rmnursing.blogspot.com पर जाकर ये लिखा होगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो चीज़ें जो है ज़्यादा आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला उभय भाविका एम्बिवैलेंस देख लिए। अब हम लोग देखते हैं स्वपरायणता, मतलब ऑटिज्म। स्वपरायणता क्या होता है, तो रोगी दिवास्परण अथवा कल्पना से प्रेरित विचारों से भरा होता है। वह बचपना दिखा सकता है। रोगी अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से अप्रभावित रहता है। देखिए स्वपरायणता ऑटिज्म का मतलब होता है कि रोगी का जो दिवा स्वप्न मतलब दिन में स्वप्न देखना और कल्पना से प्रेरित हो सकता है। ऑटिज्म वह होता है जो व्यक्ति दिन में स्वप्न देखता है और कल्पना कर कर के जो है चीज़ों को अपने अंदर विचारों को भरता है, तो यही होता है ऑटिज्म। और इस सब करके दिन में सपना देख के कल्पना करके जो आदमी है वो क्या करेगा कि जो रोगी होता है वो बचपना दिखाएगा और जो है रोगी आसपास के जो घटना घटेगा उससे वो जो है अप्रभावित रहता है। क्यों अप्रभावित रहता है, क्योंकि वो अपने मन से कल्पना कर रहा है बहुत सारे चीज़ों का जो कि संभव नहीं है, और दिवा स्वप्न मतलब दिन में स्वप्न देखेगा। तो ये होता है ऑटिज्म, जो कि एक आधारभूत लक्षण है, समझ गए। चलिए तीसरा है दुष्प्रभाव पड़ना, इफेक्ट डिस्टर्बेंस। दुष्प्रभाव पड़ना, रोगी का मूड अनुपयुक्त, भावविहीन अथवा कुंद होता है। इच्छा शक्ति की गणना अथवा दैनिक क्रियाओं को पालन करने
करने की इच्छा हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि दुष्प्रभाव पड़ना, रोगी का मूड अनुपयुक्त मतलब कोई उपयोग का नहीं, भावविहीन मतलब भावहीन होता है, इमोशनलेस होता है, कुंद होता है मतलब डिस्टरबेंस वाला होता है, इच्छा शक्ति की गणना अथवा दैनिक क्रियाओं को पालन करने की इच्छा हो सकती है। ठीक है, मतलब दुष्प्रभाव पड़ना का मतलब होता है कि इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट किस पर पड़ेगा? तो इफेक्ट पड़ने से व्यक्ति का जो मूड है अनुपयुक्त हो जाएगा, मन भावहीन हो जाएगा और कुंद हो जाएगा। ये होता है दुष्प्रभाव पड़ने से। तो ये होता है आधारभूत लक्षण में सिजोफ्रेनिया का। समझ गए? अभी तक हम लोगों ने क्या देखे हैं? एम्बीवैलेंस देखे हैं, एम्बीवैलेंस देखे हैं। अब एम्बीवैलेंस देखे हैं, एम्बीवैलेंस में क्या हम लोग देखे हैं, उसका हिंदी क्या था? एम्बीवैलेंस का उभय भाविका, जो एक ही समय में एक ही वस्तु के लिए या एक ही स्थिति के लिए दो विरोधी विचार उत्पन्न होता है, वही जो है उभय भाविका होता है। ठीक है, स्वपरायणता ऑटिज्म में होता है कि व्यक्ति दिन में सपना देखता है और बहुत ज़्यादा कल्पना करता है और वो बचपना दिखा सकता है और अपने आसपास के घटने वाली घटनाओं से वह अप्रभावित रहता है। तो ये लक्षण जो दिखाई देता है ये ऑटिज्म है, ये आधारभूत लक्षण है। तीसरा है अफेक्ट डिस्टर्बेंस मतलब दुष्प्रभाव पड़ना, मतलब इसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति पर वो क्या होगा? रोगी के मूड अनुपयुक्त हो जाएगा, भावविहीन हो जाएगा और कुंद होता है। तो ये सब लक्षण जो है दुष्प्रभाव पड़ने में दिखेगा। ठीक है, अब डी नंबर यहाँ पे देखिए, विचारों की भिन्नता, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। एसोसिएशन डिस्टर्बेंस का मतलब है विचारों की भिन्नता। यह चिंतन का विकार है। क्या है? यह चिंतन का विकार है। सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होने के विचार असंबंधित, तर्कहीन और अनोखे होते हैं। प्रकट किए गए विचारों का परस्पर बहुत कम अथवा कोई संबंध नहीं होता है। विचारों में भिन्नता होता है, मतलब जो थिंकिंग होगा व्यक्ति का, वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन वो सोच क्या रहा है, दोनों में अंतर होगा, दोनों में उसका भिन्नता दिखाई देगा। तो सीधा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति होता है सिजोफ्रेनिया का, उसके सोचने समझने में जो है वो प्रभावित होता है उसका विचार, और वो जो विचार प्रभावित होता है तो जो अंदर वो सोच रहा है वो क्या होगा? तर्कहीन होगा, अनोखे होगा, जो कि व्यक्ति के अंदर क्या होगा? बहुत कम जो है ये संबंध उसके बातों से मेल खाता हो। तो वही है जो विचारों की भिन्नता होगा, मतलब बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, तो विचारों का भिन्नता दिखेगा। तो यही जो है आपका होता है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। समझ गए? चलिए अब दूसरा है, पहला तो खत्म हो गया। पहला हम लोगों ने क्या देखा है? एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस देखें, उभय भावी। उसके बाद देखे हैं उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या चीज़? डिस्टर्बेंस मतलब दुष्प्रभाव। उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या चीज़ देखे हैं? ऑटिज्म में भी देखे हैं स्वपरायणता। उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या चीज़ देखे हैं? एक और हम लोग यहाँ पे देखें आधारभूत लक्षण में कि विचारों की भिन्नता। तो ये देखिए, सोचने से दिमाग में सोचिएगा तो पॉइंट याद रहेगा, वरना नहीं याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा में आते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है? पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण। वो तो ख़त्म हो गया आधारभूत लक्षण में, जिसमें था एम्बीवैलेंस, जिसमें था डिस्टर्बेंस कुप्रभाव मतलब दुष्प्रभाव। एक था आपका वहाँ पे क्या चीज़ था? ऑटिज्म था। और एक था आपका क्या चीज़ कि दूसरे व्यक्ति से विचार का मेल नहीं होना। तो यही जो था आपका विचारों का भिन्नता। समझ गए? तो ये था आपका आधारभूत लक्षण। अब देख रहे हैं पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण। पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण में क्या होगा? देखिए कर्ट स्नेडर के अनुसार, देखिए कर्ट स्नेडर के अनुसार सिजोफ्रेनिया के रोगियों में पहले दर्जे और दूसरे दर्जे के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे देखिए पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण बहुत आसान है, इसमें कोई टाइप्स नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो पहले और दूसरे दर्जे का जो लक्षण दिखाई देता है, तो ये कर्ट स्नेडर एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कर्ट स्नेडर ने बताया कि सिजोफ्रेनिया के जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उसमें पहले और दूसरे दर्जे के लक्षण पाए जाते हैं। अब पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। देखिए श्रव्य विचार मतलब विचार जो होता है कैसा होता है? श्रव्य विचार होता है उत्तेजित करती अथवा चर्चा करती हुई। जो श्रव्य विचार हो वो कैसा है? तो उत्तेजित करती हुई अथवा चर्चा करती हुई आवाज़ें हैं। तो ये होता है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में कि उत्तेजित करती हुई और चर्चा करती हुई आवाज़ें श्रव्य विचार में आता है। जैसे देखते हो या कोई व्यक्ति रोड पर चलता है तो अपने मन में ही जो है आवाज़ के कर के जो है वो बातें करते रहता है खुद से। तो एक प्रकार से क्या है? वो एक प्रकार से व्यक्ति के अंदर सिजोफ्रेनिया का पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण है। तो ये श्रव्य विचार हो गया। ठीक है, देखिए उसके बाद है
व्यंग करती हुई आवाज़ें, मतलब व्यंग करती हुई आवाज़ें। रोड पर व्यक्ति चल रहा है लेकिन खुद में जो है वो लगेगा कि वो हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो है आवाज़ कर के बातें करेगा, लगेगा कि वो किसी और से बातें कर रहा है। समझ गए? तो व्यंग करती हुई आवाज़ें। शारीरिक निष्क्रियता, इसमें जो है पहले और दूसरे दर्जे के लक्षण में व्यक्ति के शारीरिक निष्क्रियता भी हो जाता है, व्यंग करती हुई आवाज़ें भी हो जाता है। श्रवण विकार होता है, श्रवण विचार होता है, श्रव्य विचार होता है। उत्तेजित करती हुई अथवा चर्चा करती हुई आवाज़ें होता है। ठीक है। शारीरिक निष्क्रियता, विचारों की वापसी, प्रसारण अथवा निवेश। जो विचार होता है उसका वापसी करना, प्रसारण अथवा निवेश, ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है पहले और दूसरे दर्जे का। भ्रांतियाँ से संबंधी अवबोधन, कोई ऐसे परसेप्शन है जो कि मन में बना हुआ है, भ्रांति बना हुआ है, जिसको जो है हम लोग बोलते हैं भ्रांति, मतलब अंधविश्वास की ये जो है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये चीज़ है। अवबोधन के अन्य प्रकार, अवबोधन का अन्य प्रकार हो सकता है कि किसी भी चीज़ को बोध नहीं कर पाना। ठीक है। तो इसका और सारे प्रकार हो सकता है। समझ गए? उसके बाद मूड बदलना, मूड बार बार बदलेगा। भावनाओं का कुंद होना, मतलब भावनाओं का जो है छंद होना, टुकड़ा टुकड़ा होना, ये आपका पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण दिखाई देता है। पहले और दूसरे दर्जे के लक्षण में क्या क्या देखे हैं? भावनाओं का कुंद होना, मूड का बदलना मतलब मन का बदलना, अवबोधन एवं अवबोधन के अन्य प्रकार, भ्रांतियाँ से संबंधित अवबोधन। उसके बाद है विचारों की वापसी अथवा प्रसारण, निवेश, विचारों का वापसी करना, प्रसारण या निवेश करना। नेक्स्ट है शारीरिक निष्क्रियता, व्यंग करती हुई आवाज़ें। तो ये सब जो है आपका हो सकता है एक किसमें, आपका प्रथम और दूसरे दर्जे का लक्षण में। उसके बाद आपका है श्रव्य विचार और उत्तेजित करती हुई अथवा चर्चा करती हुई आवाज़ें। तो ये आपका सिजोफ्रेनिया के पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण है, जिसमें श्रव्य विचार, उत्तेजित करती अथवा चर्चा करती हुई आवाज़ें, व्यंग करती हुई आवाज़ें, शारीरिक निष्क्रियता, विचारों की वापसी, प्रसारण, निवेश, भ्रांतियाँ से संबंधी अवबोधन, अवबोधन के अन्य प्रकार, मूड का बदलना, भावनाओं का कुंद होना। ये सब जो है आपका सिजोफ्रेनिया का पहले और दूसरे दर्जे का लक्षण है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्लिनिकल लक्षण, क्लिनिकल फीचर्स जो है क्या क्या होता है। क्लिनिकल लक्षण, क्योंकि तीन ही लक्षण है, आधारभूत लक्षण और उसके बाद पहले दूसरे दर्जे का लक्षण और तीसरा है क्लिनिकल फीचर। तो देखिए इन लक्षणों का निम्नलिखित शीर्षकों का अधीन वर्गीकरण किया जा सकता है। अब जो क्लिनिकल फीचर्स है इसमें अलग अलग जो है प्रकार से इसको जो है देख सकते हैं क्लिनिकल फीचर में क्या क्या दिखाई देगा। तो देखिए पहला है चिंतन के विचार, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, मतलब जो चिंतन के जो विकार है, चिंतन में विकार होगा। तो चिंतन में कैसे विकार होता है, जैसे देखिए चिंतन का जो विकार होता है कि असंबंधता, विचारहीनता, बातों को भूल जाना आदि, मतलब जो थिंकिंग है उसमें विकार होगा। ये विचार नहीं है, यहाँ पे विकार कर लीजिए इसको। ठीक है। तो जो चिंतन में विकार होगा, मतलब अगर थिंकिंग में विकार होगा तो क्या होगा, किसी भी चीज़ से आप संबंध नहीं कर पाएंगे, असंबंधता बातें होगा। विचारहीनता, जो विचार होगा वो हीन हो जाएगा, थिंकिंग नहीं रहेगा तो बातों को भूल जाएंगे। तो क्योंकि थिंकिंग करने से चीज़ों को याद भी करते हैं, विचारहीनता हो जाएगा और असंबंधता होता है चिंतन के विकार में। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है भावनाओं के विकार, डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन, मतलब प्रभावशीलता आदि, आवेश का अभाव, अनुपयुक्त प्रभाव, विचारों का जो है प्रभावशीलता आदि, ये सब जो है होता है। देखिए भावनाओं का विकार, मतलब आपके अंदर जो भावना होता है, जो इमोशन है, जो फीलिंग है, ये सब भावना होता है ना, तो ये जो है इस पर प्रभाव आपके भावनाओं पर पड़ेगा और फिर जो भावना है वो प्रभावित होकर वो क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। इसमें विचार जो है आपका अनुपयुक्त हो जाएगा। समझ गए? तो ये भावनाओं का विकार हो गया। उसके बाद है व्यवहार के विकार, डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर, ये सब क्लिनिकल फीचर है। समझ गए? तो व्यवहार में अगर अलग अलग दिखाई देगा, असंबंधित, अनुपयुक्त व्यवहार, उपद्रवी, हिंसक, गाली गलौज पूर्ण तथा विनाशक व्यवहार, उत्तेजना, अपराध और यौन संबंधी अति सक्रियता। देखिए अगर किसी को व्यवहार में अगर समस्या हो गया, बिहेवियर अगर डिस्टर्बेंस हो गया, तो व्यक्ति क्या करेगा, हिंसक हो जाएगा, उपद्रवी बन जाएगा, गाली गलौज करेगा, पूर्ण और विनाशकारी व्यवहार हो जाएगा, अपराध करेगा, यौन संबंध बनाने के लिए जो है वो ज़्यादा उत्सुक रहेगा। तो ये सब जो है व्यवहार में समस्या हो जाएगा। तो ये सब क्लिनिकल फीचर है। ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन, मतलब अवबोधन में विकार हो जाएगा, मतलब भ्रम होने लगेगा। अवबोधन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को बोध सही से नहीं कर पाएंगे, यानी आपके अंदर भ्रम उत्पन्न होने लगेगा। तो भ्रम होगा, वो भ्रम क्या चीज़ से हो जाएगा, या सुनने में भ्रम होगा, देखने में भ्रम होगा, स्वाद में भ्रम होगा, गंध में भ्रम होगा। तो ये सब भ्रम होने लगेगा। संगठित और असंगठित भ्रम भ्रांतियाँ होगा, मतलब जो भ्रम होगा वो आपके संगठित और असंगठित भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तो ये अवबोधन का विकार हो गया, डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन। समझ गए? चलिए
इच्छा के विकार, डिस्टर्बेंस ऑफ विल, इच्छा शक्ति का कुंद होना, कमजोर होना, निर्णय लेने में अक्षमता होगा, सामर्थ्य और सक्रियता में कमी आ जाएगा। किसी व्यक्ति की अगर इच्छा में समस्या हुआ, इच्छा समस्या हो गया, विकार हो गया, तो उसमें क्या होगा कि इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा खुद से, और जो सामर्थ्य और जो सक्रियता है उसमें कमी आ जाएगा। तो ये इच्छा शक्ति का विकार हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर है कि सक्रियता पर प्रभाव, डिस्टर्बेंस ऑफ एक्टिविटी, बढ़ी हुई संवेदिक सक्रियता एवं उत्तेजना, बेहोशी, नकारात्मक व्यवहार की विचित्रता आदि। जो सक्रियता पर प्रभाव मतलब जो आपका एक्टिविटी है वो डिस्टर्बेंस होने लगेगा, क्योंकि एक्टिविटी के चलते ही हम कोई भी चीज़ को जो है बढ़िया से कर पाते हैं, तो उसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, सक्रियता प्रभावित हो जाएगा। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका जी नंबर है और लास्ट नंबर है एकाग्रता पर प्रभाव, डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन, ध्यान केंद्रित पर जो है ध्यान पर प्रभावित होगा। दिव्य सपने में खोए रहना, बुदबुदाना, बिना किसी कारण के हंसने और रोने के दौरे पड़ना, विचारों में डूबे रहने के कारण आसपास की स्थिति का पता न होना आदि, ये सब एकाग्रता पर प्रभाव पड़ता है। डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन, समझ गए। अगर एकाग्रता पर प्रभाव पड़ेगा तो दिन में सपने में डूबे रहेंगे, अंदर ही अंदर बुदबुदाते रहेंगे, बिना किसी कारण के हंसने रोने लगेंगे, विचारों में डूबे रहेंगे और जो है आसपास की स्थितियों से पता नहीं होगा। तो ये जो है आपका जी तक था, यानी 7 जो था आपका क्लिनिकल फीचर में था, जिसमें क्या क्या चीज़ था कि इच्छा में विकार, एकाग्रता में विकार, उसके बाद अवबोधन में विकार, उसके बाद आपका है क्या चीज़ में विकार है, सक्रियता पर प्रभाव, इच्छा शक्ति का विकार, अवबोधन का विकार, व्यवहार का विकार, उसके भावनाओं का विकार, चिंतन के विकार। तो ये सब आसान है, बस आप इसको याद रखिए कि कौन कौन से जो है क्लिनिकल फीचर में है। तो चिंतन के विकार है, भावनाओं के विकार है, व्यवहार के विकार है, अवबोधन के विकार है, इच्छा के विकार है, सक्रियता पर प्रभाव पड़ता है, एकाग्रता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा, बहुत आसान है। जब ये पॉइंट सब आपको याद रहेगा ना, तो एकाग्रता को प्रभाव को खुद से ही लिख सकते हैं, सक्रियता पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा खुद से लिख सकते हैं, इच्छा पर अगर आपको समस्या हो गया, इच्छा शक्ति में विकार हो गया तो क्या आप हो सकता है क्या लिखेंगे, तो ये सब खुद से पता हो जाता है। बस आप पॉइंट जो है क्लिनिकल फीचर में सिजोफ्रेनिया के लिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नर्सिंग प्रबंध। अब देखिए नर्सिंग प्रबंध अगर आपसे पूछेगा सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट का, तो एक साइड लिखेंगे कि नर्स जो है कौन कौन से डायग्नोसिस जो है किस किस समस्या में नर्सिंग रोग निदान, मतलब जब रोग होगा, क्योंकि मानसिक समस्या है, मानसिक विक्षिप्त होता है, मानसिक विखंडित होता है, जिसमें सोचने समझने और सारे क्रिया को करने में व्यक्ति असमर्थ होता है। तो ये जो है जो चीज़ें होगा इसमें अलग अलग प्रकार से दिमाग विखंडित होगा। तो जो है इस रोग में इधर लिखेंगे रोग का नाम कि कौन कौन से चीज़ें होगा व्यक्ति में, और इधर नर्सिंग हस्तक्षेप, नर्सिंग इंटरवेंशन लिखेंगे कि उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें करना चाहिए नर्स को। ठीक है, चलिए तो नर्सिंग प्रबंध में इस साइड लिखिएगा जो उस रोग में जो चीज़ें होगा, जो समस्या होगा, जो रोग होगा उसको इस साइड, और इस रोग में नर्स क्या क्या चीज़ें करेगी तो इसमें जो है पॉइंट लिखेंगे अलग अलग। ठीक है, चलिए देखिए जैसे यहाँ पे है बदले हुए विचार। बदले हुए विचार का मतलब है भ्रांतियाँ। भ्रांतियाँ मतलब गलत परसेप्शन बनना, गलत अवबोधन होना, किसी के प्रति जो है शक होना, मतलब भ्रांतियाँ पाया जाना। ठीक है, डाउटफुल होना, बदले हुए विचार जिसको भ्रांतियाँ बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है तो उसमें अगर भ्रांतियाँ है तो उसमें बदले हुए विचार है, तो क्या क्या नर्स अपने तरीक़ा से करेगी तो देखिए बदले हुए विचार के लिए जो नर्स इंटरवेंशन करेगी, हाँ नर्सिंग हस्तक्षेप, कि रोगी के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करे। नर्स को चाहिए कि जो रोगी है उसके साथ जो है पॉजिटिव संबंध रिलेशन बनाए, स्थापित करे, ताकि जो है उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो। समझ गए। कब, जब व्यक्ति के विचार बदला हुआ हो, भ्रांतियाँ हो। एकाग्रता सुरक्षित होने तक रोगी के साथ रहें। अगर उससे जो है एकाग्रता नहीं है किसी भी चीज़ पर या किसी भी समय, तो उसे जो है एकाग्रता सुरक्षित होने तक रोगी के साथ रहें। ठीक है, विचार बदला हुआ है तो उस कंडीशन में व्यक्ति जब तक वो किसी चीज़ पर एकाग्र नहीं हो रहा है तब तक उसके साथ रहें। रोगी की भ्रांतियों को सुनकर उसके व्यवहार के साथ इनका संबंध पता करें। अब व्यक्ति के अंदर जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो भी गलत मतलब परसेप्शन बना हुआ है, तो जो है उसको क्या करना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर क्यों है गलत अवधारणा बना हुआ है, ऐसा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए
रोगी के द्वारा प्रकट किए गए भ्रामक विचारों की उपेक्षा करें। अब रोगी जो भी अपना विचार प्रकट कर रहा है उसका जो है हम लोग क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे, मतलब उसको दूर भगाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में भ्रांतियों की जांच पड़ताल न करें। अब प्रारंभिक जो अवस्था होता है, फर्स्ट स्टेज में जो है जो भ्रांतियाँ हैं, मतलब जो बदलाव विचार में बदलाव हुआ है उसका जाँच पड़ताल नहीं करेंगे। ठीक है, रोगी को सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करेंगे। ये सब भ्रांतियाँ में होगा, विचार बदले हुए पेशेंट में, समझ गए। दूसरा, अगर सिजोफ्रेनिया में किसी पेशेंट का परिवर्तित अवबोधन है, मतलब भ्रम हो रहा है, विचार परिवर्तित होगा तो उसे भ्रांति कहेंगे। लेकिन किसी चीज़ को बोध नहीं कर पा रहा हो, किसी चीज़ को जो है सही से डील नहीं कर पा रहा हो, मतलब उसमें जो है भ्रम है, यानी परिवर्तित अवबोधन है, मतलब भ्रम है उसके अंदर। रोगी के साथ चिकित्सीय संबंध बनाए रखें। संबंध सब में बनेगा, यहाँ भी संबंध बनेगा कि रोगी के साथ चिकित्सीय जो है संबंध बनाए। रोगी द्वारा भ्रमों के अनुभव को ध्यानपूर्वक नोट करें। अब रोगी को किस कारण से जो है भ्रम उत्पन्न हो रहा है उसको जो है सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक नोट करेंगे कि आखिर रीजन क्या है भ्रम उत्पन्न होने का। नेक्स्ट है रोगी की उपेक्षा ना करें। रोगी को जो है उपेक्षा नहीं करे और आवाज़ों के बारे में छानबीन करें, मतलब जो भी भ्रम अगर उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में, आवाज़ों के बारे में छानबीन करना चाहिए। तो नर्स क्या क्या करेगी, अगर किसी को परिवर्तित अगर अवबोधन अगर परिवर्तित हुआ है, मतलब किसी भी चीज़ को बोध नहीं कर पा रहा है, तो जो है उसके अंदर भ्रम आएगा तो रोगी को उपेक्षा नहीं करेंगे, आवाज़ों में छानबीन करेंगे, व्यक्ति को जो है आवश्यक वातावरण प्रदान कराएंगे, हमेशा चिकित्सीय संबंध बनाए रखेंगे। रोगी द्वारा भ्रमों के अनुभवों को ध्यानपूर्वक नोट करेंगे कि रोगी जो है भ्रम में क्या क्या चीज़ें का अनुभव किया है, इसका नोट भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है परिवर्तित अवबोधन होता है, मीन्स भ्रम होता है। ये चीज़ समझ गए। चलिए देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो देखिए और एक बार जाके आरएम नर्सिंग पर जब आप नहीं पढ़ेंगे तो समझिए एक क्वेश्चन गोल है, एक क्वेश्चन फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है अंतः प्रेरक व्यवहार। अब तीसरा जो है अंतः प्रेरक व्यवहार, मतलब अगर उसके अंदर जो है ऐसा सबके अंदर ये प्रेरणा मिलता है कि जो भी काम करते हैं उसके प्रेरणा मिलने के बाद ही करते हैं, बट अंतः प्रेरक करने वाला जो चीज़ें हैं उस व्यवहार में अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसे ठीक करेगी नर्स। तो रोगी को बात करने एवं सक्रिय श्रोता बनने का मौका दे ताकि वो क्या करे, अपने व्यवहार को प्रेजेंट कर सके, जिससे उसे पता चले। किसी भी हिंसक व्यवहार के लिए तैयार रहे, मतलब कोई भी ऐसे व्यवहार रोगी करता है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए नर्स को। ठीक है, उसके बाद है कि रोगी के अधिक निकट जाएं, रोगी को अधिक निकट जाएं, दूर नहीं रहे। रोगी को तनाव घटाने के लिए उसका ध्यान किसी दूसरी ओर लगाए। अगर व्यक्ति जो है उसके व्यवहार में अगर परिवर्तित लाना है तो जो है क्या करेंगे, रोगी को तनाव में जो बिहेवियर है अगर उसमें अगर तनाव है तो उसको घटाने के लिए ध्यान कहीं और ले जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका देखिएगा रोगी के अधिक निकट रहना चाहिए, रोगी के अधिक निकट न जाए। देखिए न जाए है, सॉरी हमने यहाँ पे इसको नहीं देखा है, यहाँ पे न जाए है, मतलब रोगी चूँकि यहाँ पे हिंसक होगा। हिंसक क्यों होगा, क्योंकि इसके व्यवहार जो प्रेरक अंतः प्रेरक जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन है, तो हो सकता है वो गाला गलौज मारपीट करने लगे। तो जो है हिंसक व्यवहार के लिए तैयारी रहेंगे और हमेशा रोगी के बातों को सक्रियता सुनने का मौका देंगे ताकि रोगी जो है बातों को सुन सके। और उसके बाद रोगी को अधिक निकट नहीं जाएंगे जिससे वो हम पर हमला कर दे। रोगी के तनाव को घटाने के लिए उसका ध्यान किसी और ले जाएंगे। रोगी के व्यवहार की सीमाएं निश्चित करेंगे और रोगी को सुरक्षित पर्यावरण देंगे। तो ये जो है आपका आता है अंतः प्रेरक वाले में, अंतः प्रेरक व्यवहार में, समझ गए। चलिए ये हो गया। यहाँ पे चौथा है देखिए, और बहुत शानदार है, उपचारात्मक आदेशों को न मानना। और अगर पेशेंट में उपचारात्मक आदेश को नहीं मानता है तो उसको क्या क्या चीज़ करेंगे। देखिए रोगी को निर्देशों के अनुसार दवाई दे। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी रोगी है अगर वो उपचार जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका आदेश का नहीं मानता है तो नर्स क्या करेगी कि नर्स जो है रोगी को दवाइयाँ देगी। उसके बाद है 5 अधिकारों का ध्यान रखेगी, मीन्स जो 5 नियम है दवाई देने का उसका ध्यान रखेगी। उसके बाद है दवाई के दुष्प्रभावों और प्रभावों के बारे में अवलोकन करेंगे। उसके बाद है दवाई के बाद रोगी में आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो है कब होगा, जब उपचारात्मक जो प्रोसेस है, जो उपचार चल रहा है उसको जो है मानने से इनकार कर देगा, आदेशों को न मानेगा, तो पेशेंट को ये सब चीज़ें, नर्स को ये सब चीज़ें खुद करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है ना कि भाई उसका मन सही नहीं है, मूड उसका सही नहीं है, तो हो सकता है जो उपचार चल रहा है उसको इनकार कर दे कि हम दवाई नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे, है ना। तो उसके लिए नर्स को खुद करना पड़ता है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्या चीज़ है कि व्यक्तिगत साइकोथेरेपी, समूह साइकोथेरेपी, सामाजिक साइकोथेरेपी, बिहेवियर मेडिफिकेशन थेरेपी का नियोजन करके इन्हें लागू करना चाहिए। अब जब इसका ये सब चीज़ें हो तो अंतःप्रेरक व्यवहार में सही लाने के लिए उसे क्या करते हैं कि उससे जो है विभिन्न तरीक़ा के जो थेरेपी है वो देते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए पाँचवा देखिए, भोजन से इनकार। अगर व्यक्ति भोजन से इनकार कर देता है सिजोफ्रेनिया के केस में, तो रोगी को नर्स क्या करेगी कि रोगी को भोजन ट्रॉली के पास आकर लेने दे। रोगी को क्या करे कि भोजन जो है ट्रॉली के पास आकर लेने दे, आप खुद से ना दे। रोगी की पसंद के अनुसार भोजन देते समय पौष्टिकता का ध्यान रखें। अगर भोजन करने से व्यक्ति इनकार कर रहा है तो उसके पसंद का जो भी भोजन है उसमें पौष्टिकता का ध्यान रखते हुए जो है उससे भोजन देंगे। उसे पसंद का भोजन रहेगा तो ज़रूर लेगा, है ना। ये चीज़ें हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यदि भोजन रोगी के घर से आया हो तो पहले उसके परिजनों को चखने के लिए कहें। अगर भोजन पेशेंट के घर से आया है तो जो है चूँकि नर्स के सामने पेशेंट का जिम्मेदारी होता है, तो पहले जो है उस भोजन को उसके परिजनों को कहेंगे चखने के लिए। हो सकता है कि गलत तरीके से लिया और पेशेंट को खिला दे और उसका जो है जवाबदेही नर्स के ऊपर आ जाए, तो पहले उसके परिजन को ही बोलेंगे कि आप चखिए। ठीक है। निश्चित करें कि रोगी ने पर्याप्त भोजन कर लिया हो। निश्चित करना चाहिए नर्स को कि जो भोजन है वो रोगी जो है कर लिया है सही से। ठीक है। रोगी के भार का रिकॉर्ड करें। अब रोगी का कितना वजन है इसका रिकॉर्ड करें, तो ये जो है आपका होता है, ये आपका नर्सिंग देखभाल है। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या इसमें याद रखना है। एक तो याद रखना है कि भोजन से इनकार करेगा, तो ये पॉइंट। उसके बाद याद रखना है कि उपचारात्मक निर्देशों का न मानना, ये चीज़ें है। उसके बाद है क्या चीज़ है, अंतः प्रेरक व्यवहार, मतलब अंदर उसके ऐसे प्रेरक व्यवहार है जो कि सिजोफ्रेनिया को नहीं है, तो उस व्यवहार में अगर व्यक्ति क्या क्या चीज़ें करेगा तो उसको कैसे रोकेंगे एज ए नर्स, उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है परिवर्तित अवबोधन। परिवर्तित अवबोधन मतलब वह बोध नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ को, तो उसमें भ्रम आ गया है, तो भ्रम को कैसे दूर किया जाएगा ये नर्स यहाँ पे लिखेगी। उसके बाद है बदले हुए विचार मीन्स भ्रांतियाँ। तो आपको याद करना पड़ेगा कि नर्सिंग हस्तक्षेप में, नर्सिंग प्रबंध में बदले हुए विचार मीन्स भ्रांतियाँ, बदले हुए विचार मीन्स भ्रम। उसके बाद भोजन से इनकार करना। उसके बाद आपका था कि उपचारात्मक औषधियों का इनकार करना। उसके बाद था अंतःप्रेरक व्यवहार। तो ये 5 याद रखिएगा, 5 के अंदर नर्सिंग इन्वेस्टिगेशन लिख दीजिएगा और जो है आपका आंसर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। नर्सिंग के जो हम लोग कारण लक्षण चिन्ह देखे हैं 3 प्रकार से, आधारभूत लक्षण पे। उसके बाद था आपका एक था क्लिनिकल फीचर्स था और एक आधारभूत था, क्लिनिकल फीचर्स था और एक था एक और दूसरे दर्जे का लक्षण। और सिजोफ्रेनिया है क्या, तो सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग का स्थिति होता है जिसके कारण व्यक्ति में जो अंतःप्रेरक मतलब जो प्रेरक उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है उस गतिविधियों में समस्या आता है और व्यक्ति के अंदर जो मानसिक जो खंडित होता है वो खंड हो जाता है, जिससे सोचने समझने का जो चीज़ें होता है उसमें प्रभावित होने लगता है और व्यक्ति जो है हिंसक हो सकता है, व्यक्ति को खाना छोड़ सकता है, व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। ये सिजोफ्रेनिया है क्योंकि सोचने समझने का जो क्षमता है व्यक्ति में विलुप्त हो जाता है और जो अंदर से जो काम करने का जो चेष्टा जगता है कि जो हमें मोटिवेट करता है कि हाँ हम इस काम को करें, वो प्रभावित हो जाता है। मोटिवेट मतलब अंतःप्रेरक, जिसके कारण व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के व्यवहार में चेंजेज आ जाता है और यही आपका सिजोफ्रेनिया होता है। ठीक है। तो आज हम लोग इसका नर्सिंग प्रबंध और इसका जो है हम लोग क्या चीज़ देखे हैं, लक्षण चिन्ह देखे हैं और ये होता क्या है ये देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिजोफ्रेनिया का प्रकार क्या है और सिजोफ्रेनिया किस कारण से होता है। समझ गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।